Hello students, today we start chapter number 6 of your accounts book, accounting ratios. Okay, in this we read about the concept of ratios. So see here the introduction. इसमें देखिए क्या बताया गया है कि देखिए जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब तक हमने जो चैप्टर्स किए हैं उसमें हमने क्या किए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लिए किस लिए प्रिपेयर की जाती हैं, ताकि हमें कंपनी का, बिजनेस का फाइनेंशियल डाटा जो है वो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट फिगर में पता चल सके। ठीक है, तो ये इसलिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर होती हैं। अब फाइनेंशियल एनालिसिस देखिए क्या है मीनिंग इसका। फाइनेंशियल एनालिसिस मीन सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट प्लान। हम क्या करते हैं, फैक्ट्स जो हमारे पास हम कलेक्ट करते हैं सारे, ठीक है, उनको हम कुछ जो हमारे जो डेफिनेट प्लान हम प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको ग्रुप्स में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टन सर्कमस्टांसेस। जो हमें मतलब सर्कमस्टांसेस हमारे पास आते रहते हैं, तो जैसा हमें डाटा चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में, और फिर उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन अ कन्वीनियंट एंड इजली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इस तरीके से करते हैं ताकि वो मतलब उसमें फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करें वो सबको समझ आ सके। ठीक है, तो इसलिए ये उसको कहा जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, तो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए देखिए जो हम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, अभी तक हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने के लिए इनको बनाते हैं। एंड देन रेशियो एनालिसिस। अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस, हम रेशियोज़ को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, रेशियो एनालिसिस इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर ऑफ अ बिजनेस। रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स, जितने भी हमारी टर्म्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप जानते हैं। ठीक है, बिजनेस में जितनी भी टर्म्स होती हैं, तो ये होता है रेशियो एनालिसिस। हम देखिए रेशियो क्या है, मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो इज अ सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर। एक देखिए एक सिंपल नंबर होता है, ठीक है ना, जो कि मतलब क्या है, उसमें एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू द अदर। तो इसको क्या करते हैं हम, मतलब डिवाइड करते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर तक से। ठीक है ना, तो अब ये जो है हम देखिए रेशियोज़ अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, रेशियोज़ हम कैसे लिखते हैं, 3:5। हमने किसी की जैसे रेशियो निकालनी है तो उसको हम क्या करते हैं, 2 पार्टनर्स हैं, 3/2 में जो है उनका शेयर डिवाइड किया गया है, तो हमने उनकी रेशियो बताई है ये। ठीक है ना, उनका जो शेयर है वो इस रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो यही है, एक नंबर से दूसरे नंबर को वो इंडिकेट करते हैं ये उनके शेयर्स। अब देखिए इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अकाउंटिंग रेशियोज़, जिससे हम क्या है अकाउंटिंग रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब हमें पता चल सकता है कि हम अकाउंटिंग रेशियोज जो हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट है परसेंटेज मेथड। इन दिस मेथड अ क्वेश्चन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन फिगर विद अनदर फिगर इज मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट बिकम द परसेंटेज फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ सेल्स इज 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000। अब रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल ये हमने प्रेजेंट करना है। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, इसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ये हम गिवन है, इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 50,000 है, नेट सेल्स हमें 2 लाख दे रखी है। ठीक है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ये आएगा 25%। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर नेट प्रॉफिट दिया होता है तो हम नेट प्रॉफिट को उससे परसेंटेज फॉर्म में इसमें निकाल सकते हैं। सेकंड है रेट मेथड। इसमें क्या है, इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन फिगर विद अनदर फिगर इज टेकन एज ए यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन एज हाउ मैनी टाइम्स अ फिगर इज इन कंपैरिजन टू अनदर फिगर। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक नंबर से दूसरे फिगर को डिवाइड किया जाता है और एक क्या लिया जाता है, यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको लिया जाता है कि कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, जैसे हम लिखते हैं ना कि हमारा आंसर आता है 5 टाइम्स 10 टाइम्स, तो
कितने टाइम्स जो है फिगर को हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे फिगर के साथ। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एग्जांपल, क्रेडिट सेल फर्म की दे रखी है 4 लाख, डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर 80,000 दे रखे हैं। तो इनका रिलेशनशिप निकालेंगे हम, तो डेटर टर्नओवर रेशियो ये कैसे निकलेगी, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 5 टाइम्स। ठीक है, ये आएगा रेट मेथड। रेट में हम क्या है टाइम्स करके निकालेंगे ताकि हम इसको इस फिगर को कंपेयर कर सकें दूसरे फिगर के साथ। ठीक है, कि ये कितने टाइम्स और हम इसको कंपेयर आगे कर सकते हैं। फिर है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या किया जाता है, रिलेशनशिप ऑफ 2 आइटम्स, 2 आइटम्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्सप्रेस इन प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए करंट एसेट्स दे रखी हैं, करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, इनको हम क्या करेंगे प्रोपोर्शन में शो करेंगे। तो करंट रेशियो निकालेंगे हम, क्या निकलेगा हमारा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें गिवन है कितना आया 2/1, ये प्रोपोर्शन में आया ना, और हम लिख सकते हैं 2:1। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड में हमें क्या है, हम इसकी रेशियो जो है करंट रेशियो वो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या है, जैसे हमारे पास लिखा गया है, देखिए समटाइम्स रेशियो रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन। इफ नेट प्रॉफिट इज 10,000 ऑन सेल्स ऑफ ₹1 lakh, then ratio and relationship in fraction form will be नेट प्रॉफिट इज़ 1/10 ऑफ सेल। तो जो इसका नेट प्रॉफिट निकलेगा वो 1/10 निकलेगा सेल का। ठीक है, तो ये जो टर्म्स आएंगी ये फ्रैक्शन में आएंगी। तो इसलिए ये 4 मेथड्स हैं जिसमें हम अकाउंटिंग रेशियो जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के क्या क्या उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। रेशियो एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, इससे हमें बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पता चलती है, और वो कैसे हम निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड अदर रेशियोज। ठीक है, इससे हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चल सकता है। डिटरमाइनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी हम बिजनेस की जान सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग एंड एक्टिविटी रेशियोज। जब हम ऑपरेटिंग और एक्टिविटी रेशियोज निकालते हैं, इससे हमें बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में पता चल सकता है कि बिजनेस जो है वो किस उस पे है, मतलब कितनी उसमें एफिशिएंसी है कि वो आगे बिजनेस जो है वो रन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है असेसिंग सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। हम इसमें सॉल्वेंसी भी कैसे जान सकते हैं कि बाय कैलकुलेटिंग सॉल्वेंसी रेशियो। जब हम सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा जो बिज़नेस है, फर्म है, वो सॉल्वेंट है या नहीं है। ठीक है, फिर मेजरिंग फाइनेंशियल पोजीशन। इससे हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बिज़नेस की हम मेज़र कर सकते हैं जब हम लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। ठीक है, फिर है फैसिलिटेटिंग कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस, जो हम क्या कर सकते हैं इसमें कंपेयर कर सकते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, टू डिस्कवर द प्लस और माइनस पॉइंट, जितने भी हमारे प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको जानने के लिए। फिर ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है, हम प्रॉफिट एंड लॉस जो निकालते हैं, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट शो द अमाउंट ऑफ वेरियस एसेट्स एंड कैपिटल। ठीक है ना, इससे हमें क्या पता चल सकता है, हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी पता चल सकती है जब हम बैलेंस शीट का अमाउंट जो है वो एसेट्स लाइबिलिटीज़ में से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं रेशियो एनालिसिस के। नेक्स्ट है इसमें एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है इसके, हेल्पफुल इन एनालाइजिंग एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेशियो जो है वो क्या है, एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है जिससे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हम बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंड वे में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे कि बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स जो होते हैं वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, मतलब देख के उनकी रेशियोज़ हैं उनको देख के क्या कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता लगा सकते हैं। फिर है सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर्स। अब जब हम रेशियो में फ़िगर्स को बदल देते हैं तो ये क्या कर देती है, अकाउंटिंग फ़िगर्स को
सिंप्लीफाई कर देती है, बहुत ही आसान बना देती है, समराइज़ कर देती है उसको बिल्कुल, है ना, जिससे कि हमें बहुत आसानी से उसको हम समझ सकते हैं। फिर है हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। रेशियोज़ जब हम कैलकुलेट करते हैं बहुत सारे ईयर की, ठीक है ना, एज अ गाइड फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए जैसे हम रेशियोज़ निकाल लेते हैं, तो इससे हमें फ्यूचर फोरकास्टिंग जो है वो हम ईज़िली कर सकते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी है वो हम रेशियो एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन लोकेटिंग वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस। देखिए जब हम क्या करते हैं, रेशियोज़ हमारी क्या हेल्प करते हैं, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच यूनिट। ये हमारी क्या है, बिजनेस की एफिशिएंसी और इसको मेज़र करती है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस जितनी बिजनेस की है, जो भी चल रही है, हर यूनिट के हिसाब से हम रेशियोज़ निकाल के उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली लोकेट कर सकते हैं। जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, बिजनेस के वीक स्पॉट्स जो हैं बिजनेस के हर डिपार्टमेंट के, हम कैसे रेशियो निकाल के जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। तो अकाउंटिंग रेशियो जो है वो इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज़ निकाल के ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस जो हैं वो कंपेयर की जा सकती हैं, और अगर कोई भी करेक्टिव एक्शन लेना होता है तो वो फर्म इजीली ले सकती है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें यूटिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो देखिए किस किस के लिए ये रेशियो एनालिसिस निकालना मतलब उनकी किस किस के लिए यूटिलिटी है, यूटिलाइज कर सकता है कौन कौन। तो इसको देखिए, इन्वेस्टर्स, यूटिलिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्म में लगाते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनको क्या है, रिटर्न, डिविडेंड और इंटरेस्ट, उनको क्या करना होता है, क्या चाहिए होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो वो पैसा लगा रहे हैं उस पे उनको इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है इन रिटर्न चाहिए होता है, ठीक है ना। तो जब क्या करती है फर्म जो है, रेशियो से सॉल्वेंसी रेशियो जब निकाली जाती है फाइनेंशियल पोजीशन का, उससे हमें पता चलता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, इन रेशियोज़ को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि उनको जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये यूटिलिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। सेकंड है यूटिलिटी फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी देखिए ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि फर्म जो है उनका जो पैसा है जो उन्होंने लगाया, मतलब उन्होंने फर्म ने देना होता है, ठीक है ना, जो उन्होंने उधार लिया होता है वो देना होता है। तो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो भी ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि फर्म उनका पैसा जो है वो टाइम पे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो वो कैसे जानते हैं, जब वो फर्म जो है करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालती है, ठीक है। इससे जो है फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, और क्रेडिटर्स को भी पता चलता है कि उनका पैसा उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर है यूटिलिटी फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए देखिए क्या है, जो है एम्प्लॉयज़ भी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जो है फर्म की क्या करते हैं, जानना चाहते हैं, है ना, बिकॉज दे इंक्रीज इन वेजेस। इससे उनका क्या है, जितनी प्रॉफिटेबल उसमें फर्म को प्रॉफिट होगा उतनी ही उनकी वेजेस बढ़ेंगी, बोनस, इंसेंटिव डिपेंड्स, ये सारी प्रॉफिट अर्न पे ही उनका डिपेंड होता है। तो वो जो है प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जानते हैं, बाय कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है ना। ये एम्प्लॉयज़ जब ये कैलकुलेट करते हैं, फर्म कैलकुलेट करती है, तो इससे एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है कि उनका जो वेजेस है, बोनस है, वो कितना बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाएगा। फिर नेक्स्ट है यूटिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है ये रेशियो एनालिसिस, जो गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्सेस कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रेशियो। जब वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्सेस बनाया जाता है, किसकी हेल्प से, रेशियो की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना, एज इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल रेशियो से क्या पता चलता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की, फर्म की, जो भी फर्म है, चाहे पब्लिक मतलब उसमें है या प्राइवेट सेक्टर में है, उससे क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता चलता है, और वो फाइनेंशियल क्या कर सकते हैं, प्लान्स और पॉलिसीज़ को बना सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। तो फाइनेंशियल रेशियोज जो है वो निकाली जाती है।
नेक्स्ट देखिए अब टॉपिक है इसमें लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव फॉल्स रेशियो। देखिए अब जो हमारी रेशियो निकाली जाती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे निकाली जाती है। अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, गलत है, तो हमारी जो रेशियो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो भी हमारी क्या निकलेगी, इनकरेक्ट होगी, ठीक है। इससे ये क्या है, अकाउंटिंग डाटा हमारा क्या हो जाता है, जब गलत हो जाता है तो हमारी रेशियोज़ भी गलत हो जाती हैं और वो हमें सही फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बिज़नेस की नहीं बता सकती हैं। फिर सेकंड है लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल रेशियो। सिंगल रेशियो जो है पूरी इंफॉर्मेशन जो है, फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है ना। टू मेक बेटर इंटरप्रिटेशन, जब हमें उसको एनालाइज करना है, लिक्विडिटी पोजीशन निकालनी है बिजनेस की, तो जो हमारी रेशियोज़ होती हैं वो हमारी फुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। फिर है लिमिटेड कंपैरेबिलिटी। रेशियो ऑफ वन फर्म कैन नॉट ऑलवेज बी कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर फर्म। रेशियोज जो है एक फर्म की, वो क्या है, दूसरे फर्म के साथ, उनकी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर उससे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एट यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आर नॉट अडेप्टेड बाय दैम, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं की होती हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, लिमिटेड कंपैरेबिलिटी रहती है कि एक फर्म की रेशियो हम दूसरे फर्म के साथ जो है वो कंपेयर, परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। देन है डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स। तो इसमें देखिए क्या है, डिफरेंट मीनिंग आर गिवन टू डिफरेंट टर्म्स सच एज सम फर्म टेक प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाइल सम अदर टेक इट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स। अब देखिए हर टर्म्स के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। कुछ फर्म्स जो हैं वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो मतलब लेती है, और कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स मानती हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसी बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए है, जैसे करंट लायबिलिटीज़ उनको माना जाता है, पर कुछ उसको फर्म्स क्या करती हैं, नॉन करंट आइटम्स जो हैं वो ट्रीट करती हैं। तो इसलिए क्या है, डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट मतलब जो है टर्म्स के, हर टर्म्स के अलग अलग मीनिंग जो है वो फर्म जो है, अलग अलग फर्म जो है वो कैलकुलेट करती हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। तो इसमें देखिए रेशियो एनालिसिस में क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये। तो इसमें क्या है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है, जबकि फर्म के लिए ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेट करना। ऐसे ही नेक्स्ट है इसमें इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस देखिए वो भी क्या है, हर साल बदलते रहते हैं, तो वेरियस रेशियो ऑफ वेरियस ईयर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। उसमें हम रेशियोज जो हैं मतलब काफ़ी ईयर्स की कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हैं इसकी लिमिटेशंस जो रेशियो एनालिसिस की बताई गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, ठीक है।